Welcome everyone on our Civil Tech by ND YouTube study channel. Here we will discuss 100 plus previous year objective questions of highway engineering. This is part 5th. It is very helpful for all civil competitive exams. And here we have already discussed part 1, 2, 3 and 4 also. So it is presented by myself Dev sir. Hello viewers, कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों को पता है हमारे इस चैनल सिविल टेक बाई एनटी यूट्यूब स्टडीज चैनल पर आप सभी लोगों को सभी प्रकार के वीडियो मिल रहे हैं जिसमें आप सेपरेट सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का आप एमसीक्यूज देख रहे हैं और वो क्वेश्चन है जो लास्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में या प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में या किसी न किसी स्टेट सेंट्रल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही क्वेश्चन अपनी सीरीज में ऐड करते हैं, लेके आते हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को जितना हो उतने से ज़्यादा लोगों को शेयर कराएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन आइडियल पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विद। जनरली जो रोड पेमेंट होते हैं उसके बारे में पूछ लाएगा। अगर उसे आइडियल कंस्ट्रक्शन में दिया जाए कि भाई हम कोई कंस्ट्रक्शन करना है, वो आइडियल मान रहे हैं, मान लीजिए रोड पेमेंट, राइट। इस रोड पेमेंट को बोला जा रहा है कि अगर इसे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं कि भाई आइडियल पेमेंट के केस में जनरली वो किसका होगा? क्या ब्रिक होगा? क्या उस पेमेंट को ब्रिक से कंस्ट्रक्ट करेंगे, या ऑप्शन बी है हार्ड सॉइल से करेंगे, या ऑप्शन सी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, या ऑप्शन डी टार का। तो जनरली जानते हैं आपका जो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट रोड होता है या फिर सीसी रोड कहते हैं, वो आपका आइडियल पेमेंट माना जाता है रोड में। हियर सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ कंफर्टेबल ट्रैवल ऑन हाईवे दिस साइंटिफिकल रेशियो शुड नॉट एक्सीड। देखिए जनरली जो साइंटिफिकल रेशियो होता है हाईवे के लिए, उसके लिए अगर हम कहें कि भाई कंफर्टेबल ट्रैवलिंग में बेसिकली हाईवे पर क्या उसका रेशियो होगा साइंटिफिकल का। साइंटिफिकल का जो रेशियो होता है फॉर द हाईवे 1/4 होता है, फॉर अ रेलवे ट्रैक 1/8 होता है, फॉर अ हाईवे, फॉर अ रोड और फॉर अ रेलवे, राइट। तो हम इसे देख रहे हैं यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.24 आ रहा है। तो जनरली जो कंफर्टेबल ट्रैवल की अगर बात करेंगे, कंफर्टेबल ट्रैवल के केस में जो साइंटिफिक रेशियो रखा जाता है वो शुड नॉट एक्सीड, या फिर कहें मैक्सिमम 0.25 उसका वैल्यू रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ये। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाटर रोड नॉर्मलाइजेशन इट मीन्स दैट बीआरओ फॉर हिली रीजन्स वाज फॉर्म्ड इन। जनरली बीआरओ ने कुछ स्पेसिफिकेशन दिया किसके लिए, किसी भी हिल रोड के लिए या फिर कोई हिल रीजन में आप जनरली कोई रोड बना रहे हैं। तो जनरली इस तरह की फाउंडेशन उसकी कब हुई थी कि उसने उसको भी उसमें ऐड किया, जनरली उसके बारे में बताया। तो कब इसे फॉर्म किया गया? तो इसे जनरली फॉर्म किया गया था 1960 में, 1960, राइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये तो जनरली बीआरओ के लिए और वो कहीं हिल रीजन के लिए स्पेसिफिकेशन दे रहा है, उसके लिए जनरली बात हो रही है। अगर कभी मान लीजिए पूछ लेता, जैसे हम आईआरसी की बात कर देते, सपोज आईआरसी का स्टेबलाइजेशन कब हुआ था, तो आईआरसी का स्टेबलाइजेशन 1934 में हुआ है, 1934, 1934। अगर सीआरओ की बात करता है सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये आपका 1930 में हुआ है इसका। अगर आईआरटीडी इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे, इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर बेसिकली कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा जितने भी रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आईआरटीडी जो इंडियन बेसिकली इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर से मुंबई है। बाकी आईआरसी, सीआरओ, सीआरआरआई, इन सभी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? दिल्ली, राइट। इसको मुंबई, इसका 1950 में बेसिकली इसका स्टेबलाइजेशन हुआ है। तो डिफरेंट ईयर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि कोई आपको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, कहेगा इसका फाउंडेशन किस ईयर में हुआ है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को किस ईयर में स्टेबलाइज किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 1960 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ पुअरली ग्रेडेड सब ग्रेड सॉइल थिकनेस ऑफ सब बेस इज। देखिए जब सब बेस की थिकनेस की बात करते हैं वो भी कैसा आपका पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, कैसा है? पुअरली ग्रेडेड सॉइल है कहाँ पर? सब बेस में। तो उसकी थिकनेस जो होती है वो आपकी जनरली कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है, राइट। किसकी थिकनेस? सब बेस की। अगर यहाँ पर तो मान लीजिए सब बेस की थिकनेस है, ये किसकी बेस थिकनेस है? आपकी सब बेस की। अगर कहीं बेस थिकनेस की बात करते हैं हम लोग, कहीं बेस थिकनेस की बात करते हैं, तो बेस थिकनेस कितनी होती है आपकी? 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, राइट।
अगर कहीं हम कहें कि मान लीजिए फ्लेक्सिबल पेमेंट है, उस पर जो आप बियरिंग कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पर बोला फाइनल जो बिटुमिनस का जो कारपेट बेसिकली जो प्रोवाइड कराते हैं उसकी थिकनेस की अगर कहीं पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो उसकी जो थिकनेस होती है आप ध्यान रखेंगे 2 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर जनरली होती है, राइट। 2 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर, या फिर कहें 20 सेंटीमीटर टू 20 mm टू 30 mm, राइट। या फिर ऐसे भी आ सकता है 20 mm टू 30 mm, राइट। 2 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर। बेसिकली यह सब बेस के लिए पूछा गया था, थिकनेस ऑफ सब बेस आपके कितना होता है 30 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, द यूजुअली विड्थ ऑफ पैरापेट वॉल्स अलोंग हाईवेज हिली रीजन इज। देखिए पैरापेट वॉल जनरली होते क्या है, मान लीजिए ये कोई हिल है, मान लीजिए हाईवे कोई बना हुआ है, ये आपका हिल है, सपोज मैंने मान लिया इस तरह से कोई हिल रीजन है, राइट। यहाँ आपका क्या है, कोई हिल रीजन है। अब यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ तो कोई हिल है, इधर साइड में कहीं क्या होगा, आपने देखा होगा कहीं बहुत ज्यादा कैसा फॉल एरिया है, बहुत ज्यादा कहीं डिच है, बहुत खाई है, इधर आपको दिख रही होंगी। तो हम यहाँ पर सपोर्टेड फॉर द सपोर्ट ऑफ अ रोड, किसी भी रोड की सपोर्ट के लिए प्रॉपर व्हीकल्स को उसका पार्ट डिफाइन हो सके, वो बाउंड्री से बाहर ना हो, है ना। इसके लिए हम प्रॉपर सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक पैरापेट वॉल्स बना देते हैं जनरली। तो उसी की बात हो रही है कि बेसिकली जो पैरापेट वॉल बनाते हैं अलोंग द हाईवे इन अ हिली रीजन, उसकी बेसिकली विड्थ कितनी ली जाती है, तो उसकी जो विड्थ ली जाती है जनरली वो कितनी ली जाती है 60 सेंटीमीटर ली जाती है। कितनी ली जाती है 60 सेंटीमीटर, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्कैंटी रेनफॉल रीजन द कैम्बर प्रोवाइडेड विल बी। जनरली स्कैंटी रेनफॉल जो रीजन होते हैं उसमें कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, वो बेसिकली किस शेप का होता है, क्या वो हिल है, क्या प्लेटर है, क्या स्टीप है, इसके लिए। तो देखो स्कैंटली जो रेनफॉल रीजन होगा तो वहां पर जनरली आपका जो कैम्बर का शेप होगा वो फ्लैटर होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि जनरली क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इस तरह क्या आएगा कि जनरली शेप ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड, तो आपका बस कौन सा होगा, स्ट्रेट कैम्बर होता है। अगर हैवी रेनफॉल की बात आ जाती है कि इन हैवी रेनफॉल रीजन द कैम्बर प्रोवाइडेड विल बी, तो वो आपका कैसा होता है, स्टीपर होता है। So option B is the correct answer question number 6 according to question number 6। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, इन वाटर बाउंड मैकेडम रोड माइनिंग मटेरियल इज। देखिए वाटर बाउंड मैकेडम रोड की बात हो रही है, राइट। वाटर बाउंड मैकेडम रोड WBM की बात हो रही है, वाटर बाउंड मैकेडम रोड। तो वाटर बाउंड मैकेडम रोड की बात करेंगे तो वहाँ पर बॉन्डिंग मटेरियल क्या होता है, जनरली बॉन्डिंग मटेरियल वहाँ पर स्टोन डस्ट होते हैं, कॉम्पैक्टेड जो सैंड स्टोन होते हैं उनकी ये क्या होती है, आपकी लेयर्स होती है, जिन्हें हम क्या करते हैं वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है। तो जनरली यहाँ पर जो होगा बाइंडिंग मटेरियल वो कैसा होगा, स्टोन डस्ट होगा, राइट। अगर कहीं मान लीजिए वो WBM की जगह अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए अगर कहीं वो कह देते कि CC रोड के केस में बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, तो आपको पता है सीमेंट होता है, राइट। अगर कहीं बोल देते कि मान लीजिए आप फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, तो बिटुमेन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन वाटर बाउंड मैकेडम रोड द बाइंडिंग मटेरियल इज द स्टोन डस्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इन्वॉल्व्स। जनरली जो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन किया जाता है उसमें कौन सा स्टेप है, बेसिकली क्या है जो बेसिकली उसमें इन्वॉल्व है, व्हील लोड इन्वॉल्व है क्या इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक इन्वॉल्व है, या क्लाइमेट ऑफ द रीजन इन्वॉल्व है, या सबग्रेड कंडीशन इन्वॉल्व है। देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में वैसे तो कई सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व हैं, ये ट्रैफिक इंटेंसिटी भी, व्हील लोड भी, कई सारी, लेकिन प्रायोरिटी वाइज बात करेंगे ऑल ऑफ द अबव तो तब भी उसे करेक्ट मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो प्रायोरिटी वाइज है क्लाइमेट ऑफ द रीजन। फ्लेक्सिबल पेमेंट बिकॉज डिपेंड ऑन क्लाइमेट ऑफ द रीजन बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय द वाटर, जहां भी वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, या वाटर का कहीं ना कहीं लॉगिंग होना होगा सरफेस पर, या वाटर से जो भी आपका रोड सरफेस है वो कैसा होगा, सबसे जल्दी खराब होता है, सबसे ज्यादा डैमेज होगा। तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी देखते हैं वो किसकी देते हैं, डैम क्लाइमेट कंडीशन की देखते हैं। भाई क्लाइमेट रीजन का ऐसा तो नहीं है कि लगातार कंटिन्यूस रेनफॉल होता रहता है, कहीं रेन हो रही है, बेसिकली ऐसा है हो रहा है लगातार वर्षा हो रही है, या फिर ऐसा है किसी स्पेसिफाइड टाइम पे ही रेनफॉल होता है, जैसे मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए 4 मंथ्स के लिए मैक्सिमम जो है रेनफॉल होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ता है। तो जनरली यहाँ पर जो सबसे नियर है बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा वो ऑप्शन सी है, क्लाइमेट ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नोन एज। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है
किसकी वजह से? इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कहीं ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट ट्रैफिक बोला जाएगा, या नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ बोला जाएगा, या जनरेटेड ट्रैफिक ग्रोथ बोला जाएगा, या करंट ट्रैफिक बोला जाएगा। करंट ट्रैफिक वो होता है जो रिसेंटली ट्रैफिक होता है, देयर इज नो इंक्रीज और नो डिक्रीज, राइट? इट इज द प्रेजेंट ट्रैफिक ऑन द रोड। जनरली ऑप्शन ये देखें तो डेवलपमेंट ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? जनरली आपने कोई न्यू व्हीकल डेवलप कर दिया, न्यू आइडियोलॉजी का, या फिर कहें न्यू इनोवेटिव टाइप का व्हीकल, या फिर कोई न्यू एनर्जी वाला व्हीकल डेवलप कर दिया, तो उसको न्यू डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ट्रैफिक बोलेंगे। जनरली लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे उसे परचेज करने में, दैन उसका ट्रैफिक इंक्रीज होगा, उस चीज़ की डिमांड हो जाएगी रोड पर, वही आपको फ्लो में देखने लगेगा। नॉर्मल ट्रैफिक जनरली जो आपको ट्रैफिक देखते हो बेसिकली जो व्हीकल या ट्रैफिक जो रिसेंटली मूव कर रहा होता है वो है। तो यहाँ पर जनरेटेड ट्रैफिक ग्रोथ होता है। क्या होता है? जनरेटेड ट्रैफिक ग्रोथ व्हेन इंक्रीज इन द ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विड्थ ऑफ अ रोटरी राउंड शुड बी इक्वल टू। जनरली तो रोटरी जो इंटरसेक्शन होता है उसकी विड्थ के बारे में पूछा गया है कि वहां पर विड्थ शुड बी इक्वल कितनी रखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो विड्थ रखी जाती है वो विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट रोड प्लस विड्थ ऑफ वन लेन। वहां पर कई सारे रोड क्या हो रहा है? आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, इंटरकनेक्टेड हो रहे होंगे। तो जब भी वहां पर इंटरसेक्शन बनना होगा तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? उस नवी रोड में से जो वाइडेस्ट रोड होगा उसको ले लेंगे, प्लस उसकी एक हम क्या करेंगे? वन लेन, सिंगल लेन का क्या करेंगे? उसकी विड्थ का भी एडिशन कर देंगे। तो हम देख लेते हैं कि वहां पर आप जो प्रॉपर विड्थ है रोटरी के लिए आप उसे निकाल सकते हैं या उसके इक्वल रख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ही आपको दिख रहा है कि इट इज द विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट रोड प्लस विड्थ ऑफ वन लेन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10, राइट। यहाँ पर एक चीज और है कि भाई जो आपका रोटरी बेसिकली हम जनरली कोशिश करते हैं कि व्हीकल्स हमारे राइट हैंड पर टर्न करेंगे, है ना। और एक और है यहाँ पर हम जनरली जो इंटरसेक्शन देते हैं वो राउंड शेप का ही देते हैं जनरली। एक ऑप्शन यहाँ पर इसके रेफरेंस में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो परमिशन होते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स की, तभी हम रोटरी व्हीकल बनाते हैं जब नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके कितने हो, 3000 हो, है ना। 3000 नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके पास हो रहे हैं वहाँ से। तो ऐसा जनरली देखा जाता है, तब वहाँ पर क्या करते हैं? रोटरी इंटरसेक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पर जब विड्थ निकालने की बात होगी रोटरी के केस में, तो रोटरी राउंड के केस में जो विड्थ निकालते हैं वो विड्थ ऑफ वाइडेस्ट रोड प्लस विड्थ ऑफ वन लेन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इफ क्रॉस स्लोप ऑफ अ कंट्री लेस देन 10% द टेरेन इज क्लासिफाइड। देखिए जब भी क्रॉस स्लोप, क्या आपका क्रॉस स्लोप अगर लेस देन 10% होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, लेस देन 10% होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? प्लेन टेरेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन टेरेन। गॉट इट। अगर कहीं आपका क्रॉस स्लोप 10% से 25% होता है, 10% टू 25% होगा, अगर ऐसा केस है कि आपका क्रॉस स्लोप 10 से 25% है, तो ऐसे केस में जो आपका बेसिकली टेरेन होगा वो आपका कैसा होगा? रोलिंग टेरेन होगा। कौन सा होगा? रोलिंग टेरेन। अगर क्रॉस स्लोप आपका 25% से लेकर के 60% या 50% इस तरह से दे रखा हो, बेसिकली मैक्सिमम 60% होता है, तो 60% तक है अगर 25 से, तो यहाँ पर जो आपका टेरेन होता है वो कैसा होता है आपका? उस टेरेन को माउंटेनियस टेरेन बोलते हैं। अगर आपका क्रॉस स्लोप मोर देन 60% है, क्रॉस स्लोप इज मोर देन 60%, क्रॉस स्लोप इज मोर देन 60%, देन हम उस टेरेन को क्या बोलते हैं? स्टीपर टेरेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टीपर टेरेन, राइट। According to this question, crop slope of a country less than 10%, so the terrain is the plain terrain. Option D is the correct answer. The next question is question number 12. In an ideal transition curve, the radius of the curvature is. देखो जनरली जो आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है उसकी जो रेडियस होती है बेसिकली किसके इक्वल होती है, किसके पॉइंट में, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है उसके रेफरेंस में करेक्ट है। तो जनरली हम जो रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व की अगर बात करेंगे फॉर द कर्वेचर, तो जनरली उसका जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन सी आर होता है, राइट। तो यहाँ पर आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर या रेडियस ऑफ द कर्व, जो भी आपका सर्कुलर कर्व होगा या जहां आपके रोड की रेडियस होगी उसको बेसिकली यहाँ कर्वेचर दिया गया है। तो यहाँ पर उसका जो बेसिकली इस रेफरेंस में जो पॉइंट करेक्ट होगा वो होगा बेसिकली जो आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो इट इज द एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कमिसमेंट।
बेसिकली जहाँ से हम इसे कमिटमेंट कर रहे हैं उसके पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जहाँ उसे कंसिडर किया जा रहा है उसकी डिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अलाइनमेंट ऑफ हाईवे इन हिली रीजन्स इज डिसाइडिंग ऑन। जनरली जो आपका हिली रीजन में जो अलाइनमेंट हाईवे का डिसाइड किया जाता है बेसिकली किसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है लॉन्ग स्केच ऑफ वेरी हार्ड कटिंग। तो बेसिकली जो आपका लॉन्ग स्केच होता है वेरी हार्ड कटिंग, इसके बेस पे ही लिया जाता है। ऑप्शन बी है नंबर ऑफ रिवर क्रॉसिंग। तो अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रिवर क्रॉसिंग को भी हम लोग बेसिकली इंपॉर्टेंस देंगे, उसको भी बेसिकली हिली रीजन में हम लोग डिसाइड करेंगे, उसके बेस पे भी अलाइनमेंट डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन सी है नेचुरल अनस्टेबल एरिया, जो भी आपकी नेचुरल अनस्टेबल एरिया होगी उन्हें भी हम क्या करेंगे अलाइनमेंट में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। जनरली अलाइनमेंट की अगर बात करेंगे हाईवे अलाइनमेंट की, तो वैसे तो सभी जानते होंगे हाईवे अलाइनमेंट जनरली होता क्या है, इट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द हाईवे ड्रॉ ऑन द रोड। जहां भी कोई रोड है आपका उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए कि भाई आपका जो रोड है उसको बेसिकली किस जगह से आपको क्रॉस कराना है, किस किस जगह से निकालना है, उसका डेफिनेट पाथ क्या होगा, उसे हम क्या बोलते हैं जनरली अलाइनमेंट बोलते हैं। कि भाई उसके नियर बाई क्या क्या रीजन आ रहा है, कहाँ उसका जो है कहीं रिवर लोकेशन है, कहाँ पर उसका जो है कहीं मान लीजिए और कोई फ्यूल लाइन है या फिर कोई और जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उससे वो क्या इफेक्ट होगा या नहीं होगा, उसे हम कहाँ से शॉर्टेस्ट वे दें बेसिकली, जहाँ पर इकोनॉमिकली आपको कम लॉस हो, इकोनॉमिकली कम इन्वेस्ट हो उस पर। तो दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो स्टेटमेंट आपको देखना है वो ही आप मार्क करेंगे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमें सर्च करना है। इन केस ऑफ सीसी रोड, इन केस ऑफ द सीमेंट कंक्रीट रोड, तो पहला है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इज लो। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो कैसा है, करेक्ट है कि ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, लो होता है, लेकिन हमें इनकरेक्ट देखना है। ऑप्शन भी देखते हैं, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि जब भी आपका सीसी रोड बनता है या फिर कहीं रिजिड पेमेंट बनता है वो उसके इनिशियल कॉस्ट की अगर बात करते हैं, इनिशियल कॉस्ट कैसे होती है, काफी हाई होती है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट कम होती है, राइट। तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज लो। तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन बी ही इस बात को कह रहा है कि भाई ये जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ हाईवे होगी वो कैसे होगी, हाई होगी, तो फिर लो कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस रेफरेंस में कैसा माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, बिकॉज इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सीसी कंस्ट्रक्शन इज नॉट लो। अगर लो है तो वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट हमें सर्च करना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14, राइट। ऑप्शन डी में क्या है, विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट इज हाई। तो ये भी सही है, विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट हाई होती है इन केस ऑफ द सीसी रोड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ डी इज द डिग्री ऑफ अ कर्व द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज। देखिए डी जब डिग्री है किसी भी कर्व की, तो परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द ग्रेडियंट कितना रखा जाता है, 4% रखा जाता है, या फिर बोलेंगे उसका 0.04 इंटू डी, right? So option D is the correct answer question number 15. Question number 16, in Indian Road Congress IRC was founded and constituted with its headquarter at New Delhi। बेसिकली जो आपका IRC है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ उसका हेडक्वार्टर है जनरली, तो उसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। उसको पूछा गया किस ईयर फाउंडेड किया गया, किस ईयर में फाउंड किया गया, तो उसका जो फाउंडेशन ईयर है, उसको जो स्टेबलाइज किया गया उसका जो ईयर है वो कितना है, 1934। अभी आपको मैंने कई क्वेश्चन नंबर शायद 1 या 2 में बताया हुआ है कि कितने कौन से ईयर्स में कौन सी बॉडी को स्टेबलाइज किया गया, लोकेट किया गया। यहाँ पर ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, विड्थ ऑफ द शोल्डर ऑफ कैरेज वे इज जनरली कैप्ड। देखिए जनरली ये कोई रोड है, राइट, इस तरह से कोई रोड है, भाई जो आपका शोल्डर है वो जनरली क्या करता है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू हेल्प द व्हीकल व्हेन द ओवरटेकिंग फ्रॉम वन टू अनदर। जब भी व्हीकल एक से दूसरे में ओवरटेक करता है तो जनरली हम कैरेज वे को भी यूज कर लेते हैं एज अ बेसिकली जो आपका पेमेंट है कैरेज वे, वहां पर हम एज अ शोल्डर को भी एज अ कैरेज वे यूज कर सकते हैं। तो शोल्डर तो हमारे रोड का होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये हमारा क्या है, शोल्डर ऑफ द रोड, राइट। इसके बाद क्या होगा, कर्व होगा, है ना, KERV कर्व। तो जनरली ये जो शोल्डर है इसको हम कभी कभी कैसा करते हैं, ओवरटेकिंग टाइम पे हम एज अ कैरेज वे भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसकी ब्रेड्थ के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर जो ब्रेड्थ रखी जाती है शोल्डर की वो जनरली 2.5 मीटर रखी जाती है। कितनी होती है, 2.5 मीटर। अच्छा ये सारी जो स्पेसिफिकेशन देता कौन है, ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको IRC प्रोवाइड कराता है, कि IRC ने कहा हुआ है कि भाई आपको जो मिनिमम ब्रेड्थ ऑफ शोल्डर देनी है किसी भी अच्छे कैरेज वे के लिए, तो वहां पर आप कितने देंगे, 2.5 मीटर देंगे, राइट।
वहीं पर कहीं पूछा जाता है कि भाई जो आपका व्हीकल है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो 10.5 होती है बेसिकली। अगर कभी पूछा जाता है हाइट ऑफ द व्हीकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल कितनी होती है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल 3.75 मीटर होती है ना। एक्सल लेंथ पूछा जाता है जो रियर व्हील से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2.44 होती है। मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल कितना होगा, ये भी आप क्या है ने बताया हुआ। तो मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल आपका कितना होता है, मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल 52.5 टन होता है, या 52 या 50 टन बेसिकली आ जाता है। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा हैं, या फिर कहें जिन जो स्पेसिफाइड डेटा हैं जो अकॉर्डिंग टू आपको IRC प्रोवाइड किया गया किसी भी रोड के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका कैसा है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय IRC इज। जनरली ये दो तरह के बेसिकली पेमेंट होते हैं, एक तो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है, एक रिजिड पेमेंट है। तो यहाँ पूछा गया है जो आपका रिजिड पेमेंट है, मतलब CC जो पेमेंट है, उसको जनरली IRC ने रिकमेंडेड किया हुआ है, तो किस मेथड के थ्रू से डिजाइन किया जाता है, तो ये वेस्टरगार्ड मेथड के थ्रू डिजाइन किया जाता है। अगर कहीं हम पूछ लेते फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो वेंकलमैन बीम मेथड आपका बेसिकली क्या होता है, यूज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल मेथड। बेसिकली IRC के अकॉर्डिंग आपका जो डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट है उसको बेसिकली किस मेथड से डिजाइन करते हैं, वो आपका वेस्टरगार्ड मेथड है, वेस्टरगार्ड मेथड से उसको बेसिकली डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखिए यहाँ फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में मिनिमम थिकनेस पूछी गई है आपकी, है ना। तो मिनिमम थिकनेस कितनी होगी फ्लेक्सिबल के केस में, वो भी किसकी पूछी गई है, बेस की पूछी गई। मैंने पहले बताया था बेस की थिकनेस कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है ना। सब बेस कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। और वियरिंग कोर्स या फिर बोले फाइनल सरफेस ऑफ द रोड, इसके अगर पूछेंगे कभी तो वो आपकी कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, इफ v is the speed in किलोमीटर पर आवर एंड r is the radius of the curve, the super elevation is equal to। देखिए कोई भी व्हीकल उसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में v, रेडियस उसका r है ना, जहां उसका कर्व होगा, तो सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू, जनरली सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू v स्क्वायर 127r होता है, राइट 127r 127। लेकिन देखिए जो जनरली यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें कहीं ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो एक फॉर्मूला और होता है E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225r, ये फॉर्मूला भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये ऑप्शन में है, ऑप्शन किस में है बेसिकली वी स्क्वायर अपॉन 225r, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, जनरली क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड्स। देखिए अगर रोड का केस कंसीडर करेंगे, जब भी रोड के लिए अगर आपको आइडियल ट्रांजिशन कर्व की पूछा गया हो या फिर क्या हो, टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइड ऑन हाईवे या हिल रोड या फिर रोड, इस तरह से कभी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर स्पाइरल बेसिकली क्या होगा, सबसे सुइटेबल शेप होता है, या फिर जनरली उसे हम कंसीडर करते हैं एज अ ट्रांजिशन कर्व। तो स्पाइरल शेप इज द कंसीडर फॉर द रोड। अगर कभी रेलवे के लिए पूछ लिया जाता है कि भाई आइडियल ट्रांजिशन कर्व या फिर टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व कंसीडर फॉर द रेलवे, तो रेलवे ट्रैक के लिए जनरली कंसीडर करते हैं, हम रेलवे कोई लाइन बिछाना चाहते हैं तो उसके लिए कंसीडर करते हैं वो होता है क्यूबिक पैराबोला, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास हैं आपके ट्रांजिशन कर्व के, जैसे लैमिन स्केट हुआ, स्पाइरल हुआ, क्यूबिक स्पाइरल हुआ, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट क्या है टाइप्स है आपके, कहें इनकी कैटेगरी ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है, ट्रांजिशन कर्व की कैटेगरी है। तो यहाँ पर रोड के लिए बात की, कंफ्यूजन नहीं होना हिल रोड से, यहाँ पर आप रोड समझ लीजिएगा। रोड के केस में आपको जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व लेना है जनरली वो कौन सा लेना है, स्पाइरल लेना है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, इफ क्रॉस स्लोप ऑफ अ कंट्री इज 10% to 20%, रिटर्न इज क्लासिफाइड। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई लेस देन 10% क्रॉस स्लोप है तो आप प्लेन कहेंगे, है ना। 10 से 25% के बीच में है तो आप रोलिंग करेंगे। 20 बेसिकली 5% से लेकर के 60% तक है तो आप माउंटेनियस कहेंगे। अगर मोर देन 60% है क्रॉस स्लोप ऑफ अ कंट्री या क्रॉस स्लोप ऑफ लैंड, देन कॉल्ड स्टीपर ग्रेडियंट, राइट। तो यहाँ पर जनरली हम उस बेसिकली टेरेन को क्या बोलेंगे जब 10 से 25% क्रॉस स्लोप ऑफ अ कंट्री होगा, तो यहाँ पर वो कौन सा होगा आपका, बताइए। यहाँ पर अगर इस केस की बात करेंगे भाई 10 से और 15 के बीच में, तो आपका कौन सा होगा, रोलिंग होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाइल कैलकुलेटिंग द साइड डिस्टेंस द ड्राइवर आई अबव रोड सरफेस इज। देखिए जनरली साइड डिस्टेंस क्या होती है, साइड डिस्टेंस क्या होती है कि आपका एक व्हीकल यहाँ है साइड, आपका सपोज कोई व्हीकल है इस तरह से मान लीजिए, एक व्हीकल यहाँ है कोई,
है ना। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, जैसे आप इजीली क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस, तो हम क्या बोल रहे हैं, साइड डिस्टेंस बोला। साइड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी होता है, साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है VT प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, मतलब लॉग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल, वी स्क्वायर अपॉन 2GF, है ना। तो ये आपकी साइड डिस्टेंस होती है ना, ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जनरली। लेकिन यहाँ पर क्या है, जनरली कहा रहा है कि भाई जब भी साइड डिस्टेंस की केस की बात हो रही है या साइड डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है, तो उसके लिए अगर ड्राइवर आई की बेसिकली हाइट पूछिए फ्रॉम द रोड सरफेस, तो ड्राइवर आई हाइट फ्रॉम द रोड सरफेस इज 1.2 मीटर। इट मीन दैट कितना होगा, 1.2 मीटर। इट मीन दैट 120 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको 120 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर कभी पूछता है कि द हाइट ऑफ द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द रोड सरफेस, जो आपका व्हीकल है उसकी हेडलाइट होगी, उसकी हेडलाइट से रोड सरफेस की हाइट कितनी होती है, या फिर रोड सरफेस से जो हेडलाइट ऑफ द व्हीकल है उसकी हाइट कितनी होगी, तो 75 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर। अगर कहें कि मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रोड, कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है रोड पर जो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रोड पर है, तो उस ऑब्जेक्ट की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, है ना। IRC सब चीज़ों को देती है आपको, जितने भी वेरिएशन है, जितने भी स्टैंडर्ड डेटा है, तो उसका जनरली कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका कैसा है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, एट अ रोड जंक्शन 7 क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स आर 7 इज। देखिए कहीं कोई रोड है, इस जंक्शन पर आपको 7 क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट है, तो जनरली उस 7 कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे। देखिए ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पर आपको 7 कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो मैं जनरली आपको एक दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से कोई हाईवे है, राइट। मैंने माना ये कोई क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ पर इस तरह से कोई रोड इससे निकल के जा रहा है, एक रोड ऐसे निकल के जा रहा है ना, क्रॉस ओवर हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन लगा है, कोई व्हीकल इस तरह से टर्न हो रहा होगा, कोई व्हीकल इस तरह से टर्न हो रहा हुआ है ना, ये अपने लेफ्ट में भी टर्न कर सकता है, अपने राइट में भी टर्न कर सकता है, इधर से आएगा ये भी अपने लेफ्ट में टर्न कर सकता है, ये अपने राइट में भी टर्न कर सकता है, इधर से आने वाले व्हीकल भी अपने लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं, मतलब सेम वो लेफ्ट राइट टर्न हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऐसा कितने बार या फिर कितने टाइम्स हो सकता है कि एक दूसरे से व्हीकल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पर जो है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट करने की। तो देखिए जनरली हमें कंडीशन कई सारी देखनी पड़ेगी यहाँ पर। पहला तो ये डिपेंड करेगा, आपका नंबर कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेन्स पर। जनरली किस पर डिपेंड करेगा, बेसिकली वे पर डिपेंड करेगा, 1 वे है 2 वे है, या फिर उसमें कितनी लेन्स हैं इस पर डिपेंड करता है, राइट। अभी मैं सिंपल सा रोड बना दूं इस तरह से, है ना, इसमें इस तरह से मैंने बना दिया, तो ये क्या है, मान लीजिए ये 2 वे हो सकता है, मतलब एक तरफ इधर व्हीकल जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो 2 वे हो गया। अब ये कि यहाँ लेन कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2 लेन दिखाई दे रही है ना। 1 वे भी हो सकता है, मान लीजिए 1 वे मतलब व्हीकल आप किसी लेन पे इधर ही डायरेक्शन में जा सकते हैं या पे इधर जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर एक ही डायरेक्शन में जब भी ट्रैफिक फ्लो करेगा तो हम क्या बोलेंगे, 1 वे बोलेंगे, और एक ही लेन है तो उसे हम 1 लेन बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर 7 क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है तो समझ लेना वहां पर क्या है, 1 इज 2 वे एंड क्रॉस अनदर इज 1 रोड। मतलब यहाँ पर जो आपका बेसिकली रोड है वो कैसा है, 1 इज 2 वे। आपका जो एक रोड है वो कैसा है, 2 वे, एंड अदर आपका 1 वे, राइट। 1 वे है मतलब वहां पर व्हीकल आपको एक ही डायरेक्शन में परमिटेड है, और एक आपका कैसा है 2 वे। तो इसके केस में 7 जो है नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 7 नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपके मेजर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। कैसे हैं, मेजर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। नंबर ऑफ माइनर कॉन्फ्लिक्ट की बात करेगा तो वहां पर 4 और होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पूछ लेता तो 11 होते हैं, इससे तो ध्यान रखिएगा। या फिर कह देता टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट, या फिर इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियन, या फिर कहीं कोई आपका रोड है वहां पर पेडेस्ट्रियन भी है, मान लीजिए, तो मैंने अभी व्हीकल के लिए, मान लीजिए व्हीकल के लिए बता दिया, कहीं साथ में पेडेस्ट्रियन वे भी है, मान लीजिए फुटपाथ भी है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट के कंडीशंस क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो उसके केट में ध्यान रखिए, पेडेस्ट्रियन के लिए हमेशा 8 को ऐड करेंगे, है ना। नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन के केस में 8 को ऐड करेंगे, क्योंकि वहां पर हमने कोई रोड बनाया है तो वहां पर क्या है 8 पोजीशन होगा, इधर टर्न होगा, इधर भी होगा, यहाँ भी होगा, इधर भी होगा। बेसिकली हम 8 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ 11 था प्लस 8 ऐड कर दिया तो हम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सॉरी 11 प्लस 8 ऐड कर देंगे, बेसिकली क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये कितना है, 19। तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितने आ जाएंगे, 19 आ जाएंगे। किसके केस में आएंगे 19, 1 इज 2 वे एंड अदर इज 1 वे ओनली, राइट।
तब के केस में हम लोग क्या देखेंगे 90 देखेंगे। लेकिन यह क्वेश्चन लिमिटेड था, मैंने इतनी सारी डिटेल आपको चीजें बता दी कि भाई वहां पर पूछा गया कि 7 कॉन्वेक्स पॉइंट है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन का रोड होगा, तो वहां 1 इज 2 वे एंड अदर इज 1 वे रोड, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, एंडोस्कोप इज यूज टू डिटरमाइन, बेसिकली जो एंडोस्कोप है वो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, तो स्पॉट स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंडोस्कोप यूज करते हैं। तो एंडोस्कोप इज बेसिकली यूज टू डिटरमाइन द स्पॉट स्पीड ऑफ द व्हीकल, राइट। देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर ट्यूब भी यूज की जाती है स्पॉट स्पीड के लिए, कॉन्टैक्ट प्रेशर ट्यूब भी, लूप डिफ्लेक्टर भी यूज किया जाता है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता था लूप डिफ्लेक्टर बेसिकली यूज टू डिटरमाइन द, तो लूप डिफ्लेक्टर इज बेसिकली यूज टू डिटरमाइन द स्पॉट स्पीड ऑफ द व्हीकल, राइट। कॉन्टैक्ट प्रेशर ट्यूब हुआ, लूप डिफ्लेक्टर हुआ, एंडोस्कोप हुआ, ये सारी डिवाइसेस बेसिकली किसके लिए यूज होती हैं, ये सब हम लोग और स्पॉट स्पीड ऑफ द व्हीकल बेसिकली निकालने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। थैंक यू वीवर्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल रहा है और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पढ़ने हैं, बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के एनालिसिस करने के बाद हम लोग अपने चैनल पर लाते हैं, अपने सेशन में लाते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सेपरेट सब्जेक्ट वाइज जितने भी एमसीक्यूज हैं उन्हें देख सकते हैं, बेस्ट क्वेश्चन है उन्हें देख सकते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट बेहद जरूरी है, आप कीप वॉचिंग, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जो एस्पिरेंट है सिविल के, या प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अंडर ग्रेजुएट है, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, सभी तक हमारे चैनल को पहुँचाने का कोशिश करें। उन सभी लोगों को हमारे पता लगे कि हमारा एक चैनल इस तरह का जो आपको बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यू दे रहा है, तो वहाँ तक पहुँचेगा, वो लोग भी देखेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।